आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त हम लगातार बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। फ्रांस के शहर नीस में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इसकी निंदा की है। इसके साथ ही ओलांद ने फ्रांस में अगले 3 महीने के लिए इमरजेंसी बढ़ा दी है। फ्रांस में पिछले साल पेरिस में हमले के बाद आपातकाल लागू कर दिया गया था। अब फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद और प्रधानमंत्री दोनों पेरिस में एक आपात बैठक भी कर रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि इस सुबह भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर रिएक्ट किया था और इसकी निंदा की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एक दर्दनाक घटना है और भारत फ्रांस के साथ इस दुख में खड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ट्वीट किया है, इससे पहले राष्ट्रपति ने भी किया था। आपको बता दें कि फ्रांस के नीस शहर में बास्टील डे के आयोजन पर भीड़ पर एक ट्रक के चढ़ जाने से 80 लोग मारे गए हैं, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नीस के मेयर के मुताबिक ट्रक भीड़ में करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ता रहा। चश्मदीदों के मुताबिक लॉरी का ड्राइवर ट्रक को भीड़ के बीच में ले आया और उसमें अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक चला रहे एक शख्स को पुलिस ने गोली मार दी है, जिसकी मौत हो गई है। ये शख्स जो है वो ट्यूनीशियाई मूल का है, फ्रेंच नागरिक है, 31 साल इसकी उम्र है। ट्रक में बैठकर दूसरे शख्स के फायर करने की खबर है। एक समाचार एजेंसी ने रीजन के प्रेसिडेंट क्रिस्टिन एस्ट्रोसी के हवाले से खबर दी है कि जिस लॉरी ने लोगों को कुचला था उसमें हथियार और ग्रेनेड भरे हुए थे। दूसरी तरफ आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स ने फ्रांस हमले पर खुशी मनानी शुरू कर दी है। टेलीग्राम ऐप पर #Nice_attack का मैसेज भेजा जा रहा है। फ्रांस के एक मीडिया हाउस के मुताबिक आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है, लेकिन अब तक इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीएस सिसोदिया जी पहले से मौजूद थे और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बीडी मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अब आप क्या कहेंगे? अब स्थिति काफी ज्यादा साफ हो गई है। ये एक टेररिस्ट अटैक था, ये साफ हो गया है। आईसिस का हाथ इसमें हो सकता है, लोन वुल्फ अटैक इसे कहा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी कोई बात नहीं कर रहा है कि फ्रांस में इमरजेंसी लागू है। फ्रांस में यह इमरजेंसी लागू हुई थी जब इनके ऊपर पिछला अटैक हुआ था जिसमें बड़ी कैजुअल्टी हुई थी। इमरजेंसी के लागू होने से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इंटेलिजेंस की पकड़, वहाँ पर कार्डन, सर्च, रेड, एप्रीहेंशन, अरेस्ट, डिटेंशन, ये चीज़ें बहुत सख्ती से की जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर उनके यहाँ अटैक हो जाता है और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका पता नहीं कर पाती हैं तो मालूम यह होता है कि वहाँ पर रेडिकलाइजेशन बहुत डीप है। दूसरी बात, ये होम ग्रोन रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि अगर वहाँ पर लोगों के ऊपर निगाह रखी जा रही है, आने वालों पर निगाह रखी जा रही है, तो इसके माने ये होते हैं कि वहाँ पर स्लीपर सेल आतंकवादियों के मौजूद हैं और वो स्लीपर सेल आर्म से, एक्सप्लोजिव से लैस हैं, क्योंकि इस ट्रक में भी बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्सप्लोजिव मौजूद थे। और तीसरी बात यह है कि अब जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो बाहर से चल कर के आतंकवादी नहीं आता है और हमला नहीं करता है। अब रिमोट कंट्रोल से उनका ऑपरेशनल टास्क दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है और उनको इफ़ेक्टिव तरीके से एक आतंकवादी वारदात का अंजाम देने के लिए इनेबल किया जा रहा है। और अगली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जो एफर्ट है पूरे कंट्रीज़ का आईएसआईएस के खिलाफ़, क्योंकि आईएसआईएस आज इनका सबका आतंकवादियों का ठेकेदार है, उसके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई हो रही हैं वह बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है और इस वजह से उसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व में आतंकवाद के खिलाफ़ ईमानदारी से पूरे बड़े बड़े देश कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे बड़े बड़े देश ईमानदारी से कार्रवाई करते होते तो पाकिस्तान को, जो कि मदरशिप है आतंकवाद का, सऊदी अरेबिया को, जो कि वहाबियों का, और बाकी जितने रेडिकलाइज्ड लोग हैं सलाफियों का,
इनका बढ़ावा न करता, पैसे नहीं विश्व भर में देता, और गल्फ स्टेट से भी इस कार्रवाई के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए पैसे बाहर नहीं जाते। अफसोस की बात है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इंडिया पर इसका कैसे इफेक्ट आता है। अगर आपके पास समय है, आप पूछेंगी तो। बिल्कुल मिश्रा जी, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेकर हम बातचीत करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने ये कही कि फ्रांस कहीं ना कहीं एट ईज हो गया था जब वह स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू थी, तब इस तरह की घटना कैसी हुई। ये सवाल मैंने सिसोदिया जी से भी पूछा था कि इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, हम उसे कंपेयर ही कर लेते हैं कि भारत में जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो सिक्योरिटी कितनी चौकस होती है। ऐसे में एक रिजॉर्ट जहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां एक इतना बड़ा ट्रक जो कि आमतौर पर मशीन्स लेकर जाता है, वो बीच लोगों के घुस जाता है, उसे कोई रोकता नहीं है। मिश्रा जी, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पर कोई रोड बैरियर लगे हों, लेकिन अगर आपने ट्रक को देखा जो कि 7 टन का ट्रक है, रोड बैरियर भी वो पार कर सकता है, या हो सकता है पुलिस वालों के सिग्नल को भी उसने अनदेखी कर दी हो। तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अपना टाइम, प्लेस और टारगेट ये चुन सकता था फ्रीली, और इसका किसी को पता नहीं लगा। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, इस बारे में किसी को पता नहीं चला, ये बड़ी बात है। और खासकर जब नेशनल डे मनाया जा रहा है फ्रांस का, तब ऐसी घटना का होना ये अपने आप में क्वेश्चंस रेज करता है। सिसोदिया जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी सिग्निफिकेंस, अगर हम इस दिन की बात करें, बैस्टिल डे सेलिब्रेशन वहां पर चल रहा था। नीस में आमतौर पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं, लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। रात को 10:30 बजे जब लोग छुट्टी के दिन का एकदम आखिरी दौर में होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब ये हमला होता है। इस दिन हमला करने का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एक तो जैसे पहले बताया था कि ये टारगेट सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ इनको मैक्सिमम कैजुअलिटी कर पाए और कहाँ इनको मैक्सिमम पब्लिसिटी मिल जाए। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हमला किया। दूसरा, मुझे लगता है कि फ्रांस में जो ज़्यादा इंटेलिजेंस सेटअप और जो सिक्योरिटी है, ये पेरिस और उसके अराउंड ज़्यादा रही, बाकी जगह इन्होंने तवज्जो नहीं दी। और आतंकवादियों को लगा होगा कि शायद पेरिस में भी पेनिट्रेट करना मुश्किल है, कहाँ कहाँ और टारगेट मिल सकते हैं। जैसे नीस को इन्होंने देखा, यहाँ काफ़ी सेलिब्रेशन होती है, इसलिए टारगेट किया गया। और देखिए, समय है रात का, तकरीबन फ्रांस का जो तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, वो उन्होंने पूरे दिन एक्टिविटी वॉच की होगी। हो सकता है कि शायद पहले एक फेक अटेम्प्ट की होगी कि भी अगर ऐसी चीज निकलती है, कोई रास्ते में चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है, जब उनको पूरा श्योर हो गया कि रास्ते में लैक्सिटी है, चेकिंग कम है, तो उन्होंने इस ट्रक को आगे मूव किया होगा। सब कुछ इंश्योर करने के बाद तब इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया। ये बड़ा, जिसने भी ये किया है उन्होंने जरूर इसकी रिकॉनेसेंस की होगी, एक मूव किया होगा, उसके बाद इस मूव के साथ आगे निकले गए होंगे। बिल्कुल, एक कमजोरी कहीं ना कहीं पहचानी होती तो शुरू में ही पकड़े जाते और ये अटेम्प्ट ना करते हैं। बिल्कुल, विशाल पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। विशाल, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए नंदिता, इस वक्त 18 लोग क्रिटिकल रूप से गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिन लोगों को ट्रक ने कुचला है, वहाँ पर नीस शहर में जो रात 10:30 बजे की ये घटना थी, और उसमें 18 लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, बेहद गंभीर है, और 80 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत होने की सूचना सामने आई है। एक बात जो सुबह से हम लगातार नंदिता कर रहे थे, अब वो साफ हो गई कि एक आतंकवादी हमला था, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भी साफ तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है एक तरीके से। लेकिन सवाल यही है कि आखिर 18 महीने के अंदर ये तीसरा बड़ा हमला है फ्रांस में, तो आतंकवादियों का सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है फ्रांस। इससे कहीं ना कहीं दुनिया को इस पर एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के मुद्दे पर। नंदिता, बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट फ्रांस था। बिजी मिश्रा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्रांस को निशाना बनाया गया है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहां पर पहले से ही लागू थी, फिर भी वहां पर इस तरह के अटैक किए गए हैं। फ्रांस को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं कि आतंकी अगर फ्रांस को ही निशाना बना रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया 18 महीने में तीसरी बार, क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं? मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो आपने ये पूछा कि नीस में हमला हुआ,
तो और कहीं कहीं यह भी प्रश्न आया कि शायद फ्रांस में, पेरिस में सुरक्षा ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ नहीं गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो किसी भी टारगेट कंट्री को, वहाँ की जनता को, वहाँ के नागरिकों को यह बताएं कि नोबडी इज सेफ एनीवेयर, कहीं भी उनका रीच कहीं भी हो सकता है, ये उनका उद्देश्य होता है। पूरे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, नागरिकों की जो कॉन्फिडेंस है ब्लो करना चाहते हैं, एक बात। दूसरा बात यह है कि फ्रांस सॉफ्ट टारगेट नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट की डेफिनेशन जो हुआ करती है वो नेशनल पॉलिसी से होती है, और नेशनल पॉलिसी में जब वोट बैंक पॉलिटिक्स आती है तब वो सॉफ्ट की तरफ हो जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो लोग डिटरमिन्ड हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जो चिंक इन आर्मर है वहाँ मौजूद है। और तीसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो स्कूलों में हिजाब बंद किया गया था जी, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है 7.8% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनका भी रिजेंटमेंट है, और उस रिजेंटमेंट को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है ISIS के द्वारा, क्योंकि ISIS का रेडिकलाइजेशन का जो गैमेट है, जो उनका दायरा है, उस दायरे में बहुत जल्दी चेंज आता है जी। अगर उनके जो सिंपथाइजर हैं वहाँ पर अगर वो कोशिश करें तो वहाँ पर चेंज बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल। तो क्या ये रीजन है कि फ्रांस पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन यूरोप में ये हमले कहीं भी होंगे। अब भारत इन सब पूरे कॉन्टेक्स्ट में आज सबसे वल्नरेबल है जी। यहाँ पर अभी आपने देखा कि 18 युवा केरला से मिसिंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी बख्शी जी, हम भारत के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि फ्रांस इतना वल्नरेबल क्या इसलिए भी है क्योंकि इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है। कुछ ऐसा तबका है जिसमें रोष है, जो जल्दी जिनको बरगलाया जा सकता है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके फ्रांस में हुए हमले के घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत इस दुखद घड़ी में फ्रांस के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है।